देखिए कल क्लास में मैंने बताया था, कल ज्यादा क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा शेड्यूल डिस्टर्ब था। तो ब्लॉक 1 मैंने स्टार्ट किया था, फिर भी मैं एक बार दोबारा से थोड़ा बता रही हूँ। ब्लॉक 1 में जो यूनिट्स है आपकी वो है 0 से लेके 1 2 3, 4 यूनिट्स हैं इसमें। ठीक है, पर 0 से स्टार्ट है। अब जो आपको यूनिट 0 में करना है, यूनिट 0 में मैंने कल बता दिया था, पेज नंबर 16 पे कन्वर्जन है, कन्वर्जन प्रॉब्लम है इसमें। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, ये दोनों ही पार्ट जो है आपका प्रोसीजर 1 और प्रोसीजर 2 एक ही क्वेश्चन में 6 मार्क्स में आए हुए हैं एग्जाम में। सिंपल कन्वर्जन के लिए ही बोला हुआ है, ये आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद इस यूनिट में से एक डिफरेंस मैंने बताया था, एक्यूरेसी एंड प्राइवेसी का। ओ, एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन, सॉरी, एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। ठीक है, शॉर्ट नोट में ये भी आया हुआ है, ये बुक से ही आपने करना है, पेज नंबर 20 पर है ये शॉर्ट नोट। इसके बाद फिर आपकी आती है यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको क्या करना है, एक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखना है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आपने सीओ में किया था, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, जो आपने सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबलिंग में किया होगा, वहां पर बाइनरी का फ्लोटिंग पॉइंट था। बाइनरी नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है डेसिमल नंबर का है, डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड एज मैंटीसा and exponent and the sign bit and the sign bit। ठीक है, डेसिमल का मतलब जो है वो दो होता है, दो तरीके से आप डेसिमल को देखते हैं। एक तो डेसिमल होता है आपका 0 to 9, जो हम डिजिट्स में नंबर को लिखते हैं। जैसे मैंने नंबर लिखा 5, तो ये कहलाता है डेसिमल नंबर। इस 5 को अगर इसकी बाइनरी फॉर्म में लिख दूं 101 में, तो ये होता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मतलब नंबर नॉर्मल जो आप लिखते हो ना, जैसे 2720 लिखा आपने, तो ये एक डेसिमल डिजिट्स का मिला हुआ नंबर है। ठीक है, और एक डेसिमल को हम कहते हैं जहां पर हमारा ये प्रेसिशन आ जाता है, जिसे मैं अभी प्रेसिशन बोल रही थी। प्रेसिशन वैल्यू जहाँ आ जाती है, डेसिमल नंबर्स जहाँ पे पॉइंट आ जाता है, या प्रेसिशन भी बोलते हैं उसको, जहाँ पे प्रेसिशन आ जाता है, PRE PRECISION, प्रेसिशन। ठीक है, वो भी प्रेसिशन में आता है। तो कल भी मैंने यही बताया था, मान लीजिए आपका नंबर है 5, तो ये एक्यूरेट आंसर है अगर, तो ये एक्यूरेट कहलाएगा। और अगर आपके पास आ जाता है 4.9112, ठीक है, तो ये क्या है, नियरेस्ट टू 5 है, बट एक्यूरेट 5 नहीं है, नियरेस्ट टू 5 है ये, तो नियरेस्ट टू 5 है। एंड दिस नंबर इज सेड टू बी इन द प्रिसाइज फॉर्म। प्रिसाइज फॉर्म है ये, नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज फॉर्म। हाँ जी, जैसे कोई नंबर है, वो या तो एक्यूरेट होगा या तो प्रिसाइज होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना। हाँ नहीं, दोनों एक साथ क्या, वो जो एक्यूरेट हो जाता है ना उसको प्रिसाइज भी बोल सकते हो आप। अभी मैं आगे यही बोलने लगी थी। अब ये जो प्रिसाइज फॉर्म है ना, इसको भी हम दो तरीके से देखते हैं।
प्रिसाइज यस और प्रिसाइज नहीं है। तो नहीं है जब कब कहेंगे नहीं है, जब ये आपका बहुत नियरेस्ट भी नहीं हो, दूर हो। दूर होने से मतलब 4.315 करके हो, 4.625 हो। अब जैसे जैसे ये नियरेस्ट टू चला जाएगा तो ये क्या होगा, मोर प्रिसाइज हो जाएगा। और जैसे ये 5 हो जाएगा तो 5 आते ही हम कहेंगे एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। इसी को ही हम कहेंगे दिस इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ठीक है। इसी के चलते मैंने कल एक एग्जाम्पल आप लोग को कहा था, जैसे आप स्कूल लेवल पे आप बोलते हो मेरे मार्क्स क्या है 4.5 है। हमेशा मार्क्स कैसे मिलते थे हमको कि जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैडम ने दिए 3.5, आधा नंबर काट लिया। वहां हमेशा आधा ही क्यों कटता था, वहां पर 0.2 क्यों नहीं देती थी मैडम, 0.4 तो नहीं देती थी मैडम, है ना। वहां पर हमने एक को सिर्फ आधा या आधा में ही जज कर रखा था। और जैसे ही मैडम आधा दे देती थी तो उसको हम अंडरस्टूड 4 मान लेते थे, है ना। तो वहां पर क्या था, वो क्या था हमारा, एक्यूरेट नहीं था, प्रिसाइज था। एक्यूरेट तो मेरे 4.5 आए हैं, 3.5 आए हैं। एक्यूरेट अगर मैं देखूं तो वो मेरे आए हैं 4.5 या 3.5, है ना। मैंने इसको क्या करा, उसको मैंने एक्यूरेट बनाने के लिए राउंड ऑफ किया। फिर मैंने आपको राउंड ऑफ और चॉपिंग भी बताई थी कल, ये बात कल आपने नहीं ली वीडियो देखना। चॉप और राउंड ऑफ आएगा भी आपके पास यूनिट 2 में ही। तो इस तरह से क्या है, कई तरीके की जजमेंट्स होते हैं जहाँ पे जिस तरह की यूसेज हो। अब हमारे जैसे अगर हम कंप्यूटर में करेंगे तो नंबर कितना नियरेस्ट होगा, कितना नियरेस्ट जाएगा, उसके हिसाब से उसकी प्रिसाइजनेस या एक्यूरेसी देखी जाती है। तो मैम ये जो ठीक है। नंबर 3.5 है, ये तो हाँ आपने कहा कि ये भी एक्यूरेट है, और आपने इसको राउंड ऑफ करके 4 बनाया, तो वो प्रिसाइज है कि एक्यूरेट है? हाँ, मैं बताती हूँ। अब मैंने जब उसको राउंड ऑफ कर दिया तो वो मेरा प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज होके वो 4 हो गया। इन केस की जब मैं आधे आधे नंबर से जजमेंट कर रही हूँ, अगर आप उसका एक्यूरेट नंबर देखोगे तो वो 3.5 ही है, 4 नहीं है। एक्चुअल नंबर जिसे आप कहते हो, यहाँ पर हम एक्चुअल देखेंगे। एक्चुअल देखेंगे तो वो कितना है मेरा, मेरा 4.5 या 3.5 है, पर मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है। अब आपने ठीक इसी है। में क्या करा, एक्चुअल और एक्यूरेट। अब एक्यूरेट मैंने उसको कैसे किया, उस प्रिसाइजनेस को मैंने राउंड ऑफ करके उसको एक्यूरेट बना दिया। एक्चुअली क्या है नंबर, वर्ड्स में हल्का हल्का सा डिफरेंस है। एक्चुअल नंबर 3.5 है, एक्यूरेट भी 3.5 ही कहलाएगा। क्यों एक्यूरेट 3.5 कहलाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल है। लेकिन प्रिसाइज जब हो रहा था, वो जब वो मैंने उसको 4 किया था तो मैंने उस अप्रोक्सीमेशन को एक्यूरेट बनाया, उसको राउंड ऑफ कर दिया। छोटे छोटे से डिफरेंस है सब बातों में, एक्यूरेट, एक्चुअल, प्रिसाइज, बहुत सारी बातें। अब जब मैंने कहा 3.5, तो 3.5 से जजमेंट नहीं होता, उसको आप क्या करो, राउंड ऑफ कर दो। तो राउंड ऑफ करके मैंने 4 बना दिया, उसको एक्यूरेट करा। क्यों एक्यूरेट किया था, क्योंकि मेरे को उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी। इसी बेसिस पे मैंने आपको ग्रेडिंग सिस्टम बताया था, ABC करके। तो कहता है कि 70 से 80 वाले या 60 से 70 वाले ए ग्रेड है, तो 70 वाला भी ए ग्रेड है, 75 वाला भी ए ग्रेड है, 76 वाला भी ए ग्रेड है। 70 से 80 के बीच में जिसके आए हैं वो ए ग्रेड में। इसको आप क्या बोलोगे, एक्चुअली उसके 76 नंबर है, एक्चुअली उसके 75 नंबर है, बट ए ग्रेड आ गया बिकॉज ऑफ 70 to 80% वालों का ए ग्रेड होता है। अब यहाँ प्रिसाइज की बात नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए इसके नीचे है तो 60 to 70 पे है और 50 to 60 पे है। तो हम हमेशा जब भी हमें 2 1 में मिलते थे ना मार्क्स, तो हमें अपनी मार्क्स की देखने की इच्छा रहती थी, क्योंकि वहां पे हमेशा ग्रेड मिलता था। तो अब ग्रेड में मार्क्स किसके 50 भी है तो वो भी सी ग्रेड में चला गया, लेकिन जो 60 लाया है तो वो भी तो सी ग्रेड में चला गया। जबकि 60 जो है फर्स्ट डिवीजन मार्क्स काउंट होते थे 10th 12th में।
60 से ऊपर वाला अभी तो नहीं होते, तब तो होते थे 60% मार्क्स को फर्स्ट डिवीजन बोलते थे, फिर धीरे धीरे 70s में आया। अब तो खैर लिमिट ऐसा सच नहीं है, बच्चे 90s एंड 100s पूरे पूरे भी लाते हैं। लेकिन अगर 60 है तो मेरे नंबर तो बहुत हैं, फिर भी मैं कहाँ गई, मैं गई सी ग्रेड में, बी तक भी नहीं पहुंचे। अब देखो 60 और 60 से 70 इसमें दे रखा है, वो 50 आज से तो मैम 60 अभी और भी 60 फर्स्ट से डिवीजन 70 माना जाता है। है, अभी भी है। अभी भी फर्स्ट लेकिन डिवीजन 60 ही वैल्यू होता नहीं रही ना उसकी, हाँ वैल्यू नहीं रही ना उसकी, वैल्यू के हिसाब से तो वो सी ग्रेड वाला ही हो गया। 60% आजकल कोई नहीं मानते, मैं इस सेंस में कह रही हूँ। वैल्यू तो अब नहीं नहीं, 80 आप 90। 10th और 12th का देख रहे हो ना, जैसे अगर आप बीटेक वगैरह में हाँ जाओगे तो 60% 60 तो है। अच्छा माना जाता है, आपने अच्छा फर्स्ट मेरे को डिवीजन ही माना जाएगा वो। आजकल लेटेस्ट अब जानकारी लूंगी, जब अगले साल बेटी जाएगी ना तब लूंगी। तो आप ये देखो, जैसे आप कि अब हमारे पास क्या हुआ, सी ग्रेड में 50 से 60 बोला है और बी ग्रेड 60 से 70 बोला है, तो 61 आते ही वो बी ग्रेड में चला जाएगा। अब जो 60 वाला है वो बी ग्रेड में काउंट होगा या सी में, वहां पे हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, तभी मार्कशीट देखने का मन होता है कि क्या नंबर एक्चुअली आए हैं। ठीक है ना। और ये इंटरनल असेसमेंट होता है, हम लोग के हाथ में नहीं आ पाती है। जब ग्रेडिंग सिस्टम होता है डोएक में, जब होता है तो वहाँ ग्रेडिंग सिस्टम होता है। अब तो स्कूलों में भी बस सेकंड तक तो ग्रेडिंग था, मार्क्स लगेंगे, बट इस तरह की एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन के लॉजिक्स जो है, जब हम कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, वहां पर इन प्रिसीशंस का फर्क पड़ता है। और ये तो मैंने अभी आपको इतना लगा दिया, बस 3 डिजिट लगा दी। आपको हर क्वेश्चन में आपने पढ़ा है तो अप टू 5 डेसिमल पॉइंट्स, अप टू 6 डेसिमल पॉइंट्स क्यों बोलता है वो, क्योंकि कईयों का आंसर वो चलता जाता है आगे तक, 0.333333 जा रहा है, तो वो फिर वो 3 पे ही अटक जाता है। उसको हमें क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ या चॉपिंग। ठीक है। तो हल्का सा छोटा शॉर्ट नोट में आपको ये डिफरेंस पूछता है एक्चुअली में कि एक्यूरेसी और प्रेसिशन में क्या फर्क है। 2 नंबर में भी आया है ये मेरे ख्याल से, और 2.5 में भी आया है। 2 क्वेश्चंस के साथ आया है, 5 नंबर के क्वेश्चन में 2.5 नंबर में आ गया ये। ठीक है। तो आप इसकी थ्योरी यहीं से बस छोटी सी प्रिपेयर कर लेना। इसके आगे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी इसका, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में मैं बता रही थी डेसिमल नंबर और डेसिमल डिजिट्स को जो फर्क है वो बता रही थी मैं आपको। देखो मैंने कहा डेसिमल वर्ड जो है आपका, एक तो आप जब नंबर को 2.42 करके या कुछ करके लिखते हो, इसको आप बुलाते हो डेसिमल नंबर, है ना। इसको हम बुलाते हैं डेसिमल नंबर। जहां पर क्या है, जहां पे मेरा पॉइंट है, जहां पर मेरा प्रेसिशन है, इस डेसिमल नंबर को मैं प्रेसिशन वैल्यू भी बोलती हूँ। पॉइंट कहाँ पर है उसका, 2 डिजिट्स के बाद है। 2 डिजिट्स के बाद मतलब जो मैंने राइट से कैलकुलेट करिए तो, और अगर लेफ्ट से करूंगी तो 1 डिजिट के बाद है। मान लो मैंने नंबर लिख दिया 242, तो कंसीडरिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो मैं 1 डिजिट के बाद बोला कंसीडरिंग फ्रॉम लेफ्ट किया, तो यहाँ पर क्या होता है, आगे चल के आएगा अभी, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, या फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट, कहाँ से आपके नंबर लगाना है, क्या करना है, वो कैसे पता चलेगा, अभी हम आगे चल के एरर्स वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। एरर्स में आएगा एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। ठीक है। फिर एक, ये तो क्वेश्चन एरर का आ गया, एक हम अभी करेंगे ऑपरेशंस फ्लोटिंग पॉइंट पे, ये वाली यूनिट में कराऊंगी लास्ट में। ये समझो अब आपको गॉस एलिमिनेशन एंड ऑल के करा के ना, ये वाली बिल्कुल लास्ट में कराऊंगी मैं। ऑपरेशंस जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के जब हम करेंगे, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यहाँ पर आपको कैसे करना है कि जब आप इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे तो वो डेसिमल नंबर्स का करोगे, इसका बाइनरी में नहीं है यहाँ पर। ठीक है। इसमें मेरा मेंटीसा क्या है,
2 और एक्सपोनेंट क्या है 0.42। ये पूरा डिटेल में बाद में बताऊंगी, ठीक है। 0.42 फ्लोटिंग पॉइंट हो गया ये। जब हम इसके ऑपरेशंस करते हैं तो क्या होता है कि जैसे नंबर है 2.42 और एक नंबर है 42.3, आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे? सीधा एक के नीचे एक लिख दोगे? नहीं ना। क्या करते हैं हम इस नंबर को, 2.42 है तो ये कैसे लिखेंगे 42.30, तब जाके आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट या जो भी करना है वो करोगे, है ना। जनरल प्रोसेस क्या है, तो ये आपने क्या करा, 3 के बाद 0 लगाने का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलाइन करना, अलाइनमेंट। तो जब मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में दूंगी तो वहां पे नंबर्स को लिखा जाता है मैंटिसा इनटू एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट भी क्या होता है, बेस की पावर एक्सपोनेंट। यहाँ पर बेस क्या है 10, 10 बेस होता है डेसिमल नंबर्स के लिए। अब इसके ऊपर इसकी एक्सपोनेंट क्या बताएगा मुझको कि कितने डिजिट्स के बाद मेरा पॉइंट लगा हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट देखता है वो देखता है राइट साइड से। अब इस वाले नंबर के लिए क्या आ जाएगा 10⁻², और इस वाले नंबर के लिए 10⁻1। तो जब मुझको ऐड करना होगा तो मैं पहले इसको अलाइन करूंगी, ठीक है। तो वो अलाइनमेंट में उसकी बात बताऊंगी आपको, फ्लोटिंग पॉइंट उसमें बताऊंगी, और इसमें ही आपके पास चॉपिंग एंड राउंडिंग का कंसेप्ट आएगा, जो कि मैंने कल भी बताया था। चॉप करने में और राउंड करने में क्या फर्क है, कि अगर मेरे पास नंबर है 4.5, तो चॉपिंग क्या करेगा, चॉपिंग सीधा कट कर देता है और 4 लेता है। बट राउंडिंग क्या करेगा, 0.5 या अबव होता है तो उसको अगले मैक्सिमम नंबर से राउंड कर देगा। और अगर नंबर मेरा है 4.2, तो चॉपिंग क्या करेगा, चॉपिंग तो 4 ही रखेगा, क्योंकि वो सिर्फ चॉप कर देता है, मीन्स डेसिमल के बाद को कट कर देता है। को कोई मतलब नहीं 0.5 है या नहीं है, ठीक है। राउंड क्या करेगा, वो आंसर देगा 4। तो ये क्या है, ये आंसर्स के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एरर। एरर कैसे आई, अगर आपने चॉपिंग किया तो रिजल्ट दोनों केस में 4 है, राउंडिंग किया तो एक में 4 एक में 5 है। तो सिस्टम में कभी कभी हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, एक्यूरेट एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जिसके चलते कुछ एरर्स जनरेट हो जाती हैं। और वो एरर्स हमें तंग नहीं करती हैं, एरर्स में ये है कि बस अप्रोक्सीमेशन का फर्क आता है, दैट्स इट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट तभी वर्ड ये बना गया है कि अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंट होगा, जब वो पूरा हो जाता है तो फिर वो एक्चुअल है, वो एक्यूरेट है, ठीक है। अब आप देखो इसको, और अगर आपको समझना है तो मान लीजिए ये पिक्सल है मेरी, आप इसको जूम करते हो तो क्या होता है, खुल के आती है ये पिक्सल, और इसके अंदर जो पार्ट्स है आपको स्प्रेडेड दिखाई देती है, ठीक है। तो जो आपने स्प्रेड किया, जब आप जूम कर रहे हो तो किसी भी पिक्चर को एक लिमिट तक जूम करोगे, वो क्या हो जाती है, उसकी प्रिसाइजनेस, एक्चुअल पिक्चर, एक्यूरेसी पिक्चर की क्या है, वो ये है एक्यूरेट, ये वाली है जो आपको ठीक से दिखाई दे रही है। और जैसे ही मैंने जूम करा तो उसका प्रिसीशन खुलने लगा, ठीक है, खुलने लगा। और आपने जब बहुत ज्यादा कर दिया तो आप देखो आपको पूरे रेक्टेंगल्स एंड ऑल करके पूरी ही इमेज ही खुल जाती है, वो नॉट प्रिसाइज हो जाती है बिल्कुल। फिर आप उसको जूम इन करते हो तो वो प्रिसिशंस क्या होते हैं, वो प्रिसिशन वैल्यूज जो होती है क्लोजर आ जाती हैं, क्लोजर आते आते फिर आप उसको क्या करते हो, एक्चुअल फॉर्मेट में ले आते हो। तो हर जगह ये वर्ड्स यूज होते हैं, एक्यूरेट क्या है, प्रिसाइज क्या है, उसके प्रिसीशन क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, इस तरह से। समझ गए, क्लियर है कंसेप्ट।
इससे बहुत ज्यादा और रिसर्च नहीं, छोटा सा नोट आता है, बस दिमाग में बात हो तो आप एक्सप्लेन ठीक से कर पाते हो, इसलिए मैंने क्लियर किया। इसमें 7-8 क्वेश्चन होंगे, डिवीजन भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, और प्लस और माइनस भी होगा, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल डिजिट्स का, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। और इसमें से ही एक क्वेश्चन और आता है, उसका भी आपको डेरिवेशन नहीं करना है, समझ के करना है, और ये बार बार आया हुआ ही है, टेलर सीरीज वाला। टेलर सीरीज का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, जिसे आपने सॉल्व करके उसके 2-3 क्वेश्चन हैं, वो दोनों तीनों कर लेना। बस आपको यही 3 लाइन में ही आंसर देना है जो आपकी बुक में है, उसी समय समझा दूंगी। एग्जाम्पल, एक तो इसका फॉर्मूला भी है, और एक है आगे आपका एग्जाम्पल 26, 27, 28, इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इन यही तीनों रिपीट हुए हुए, आई मीन टू से। तो ये टेलर सीरीज या मैक्लॉरेन सीरीज भी, इसमें हल्का सा फर्क है। टेलर में मैक्लॉरेन अगर जुड़ जाता है तो वो सीरीज क्या है आपकी, बस 1 से स्टार्ट होती है या 0 से स्टार्ट होती है, उसका फर्क है। MACLAURIN, ठीक है। इसे हम नॉर्मल कहते हैं ना, कि आप अपना नंबर्स को A0, A1, A2 से ले लो, तो इससे शुरू हो रही है, या A1, A2, A3 करके इससे शुरू हो रही है, इसके फर्क में बस टेलर और मैक्लॉरेन का फर्क आता है, नहीं तो नहीं आता। ठीक है, ये आपका सेकंड यूनिट। अब जब आप जरा थर्ड यूनिट पे, जो यूनिट 2 आएगी, पहली तो हो गई 0, फिर 1 हो गई, और अब आएगी यूनिट 2। इसमें हमको करने हैं लीनियर अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स, इसमें से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। लीनियर अलजेब्रिक प्रॉब्लम में आपके पास इसमें शॉर्ट नोट एक आता है, डायरेक्ट मेथड या आइटरेटिव मेथड। इस शॉर्ट नोट को आप पेज नंबर, बुक में ही दिया हुआ है, वहां से लर्न करेंगे, पेज नंबर 76 पे मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। पेज नंबर 76 में डिफरेंस या आपका कंपैरिजन दिया गया है, डायरेक्ट एंड आइटरेटिव मेथड of solving linear equations। ठीक है, ये आप यहाँ से ही डायरेक्ट लर्न कर लेना। 3 पॉइंट्स आइटरेटिव के दिए गए हैं, और 2 पॉइंट डायरेक्ट के दिए गए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली आया हुआ है बार बार, और सॉल्व करने के लिए भी आया हुआ है। अब जब आप सॉल्व करते हैं तो जो डायरेक्ट मेथड है, इस डायरेक्ट मेथड में आपके पास आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसको मैं अभी आपको करा रही हूँ। गॉस एलिमिनेशन को आप एलिमेंट्री रो मेथड भी कहते हैं। रो ऑपरेशन कहने का मतलब ये है कि आप रो वाइज किसी भी मैट्रिक्स को चेक करेंगे, और इसी में ही फिर आपको एक चेंज दे देता है, रो इंटरचेंजेस या पाइवोटल कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, और आइटरेटिव मेथड में आपके पास, और ये मैंने उस दिन भी दिखा रही थी आप लोगों को, कि ये तीनों ही आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मतलब पेपर में आपके पास एक क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन से, और एक क्वेश्चन में जिसमें जैकोबी और सीडल मेथड दोनों पूछ लेता है। गॉस जैकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड।
हल्का सा फर्क है इन दोनों में, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आप ये लगा लो कि कम से कम भी 20 नंबर तक का क्वेश्चन इस यूनिट से ही आ जाता है। कैसे आ जाता है कि एक तो शॉर्ट नोट भी दे देगा और साथ में ही ये तीनों क्वेश्चंस भी दे देगा। वो भी मैं पहले समझा लूँ तो लास्ट में जैसे बताती आई हूँ इसके क्वेश्चंस वो दिखा दूंगी मैं कहाँ से है। अभी जरा मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ इसमें करना क्या है। देखो, लीनियर एल्जेब्रिक लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस कैसी होती हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझो लीनियर का मतलब क्या है, वन। यहाँ पर जो भी आपके पास वेरिएबल यूज हुआ है इक्वेशन के अंदर उसकी पावर है वन, यानी कि जैसे मैंने लिख दिया 2x, ठीक है, प्लस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू 9। तो जितने भी वेरिएबल है x y z तीनों की पावर क्या है, वन। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है बिकॉज पावर ऑफ x y z इज वन ओनली। इसको आप x1 x2 x3 भी लिख सकते हैं। तो अभी क्या है, x1 x2 x3 की पावर क्या है, वन है। ठीक है, और जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है उसके साथ, वन होता है। पहले तो ये समझ लो, ये लीनियर इक्वेशन है। फिर आपके पास क्वाड्रेटिक होती है, क्या फर्क होता है कि ये लीनियर है, अब इसकी पावर अगर लगा देती हूँ क्यूब में या स्क्वायर में तो वो क्वाड्रेटिक में चली जाती है। वो हमें नहीं करनी है, यहाँ पर मैं वैसे ही बता रही हूँ। अगर मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चली गई। ऐसी क्यूबिक भी होती है और ऐसी फोर वाली भी होती है, पावर फोर एक्सपेंड करके पावर फाइव पावर सिक्स कुछ भी करते जाओ आप। ये हमें यहाँ नहीं करनी, हमें मेन क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस। तो ये तो मैंने आपको बताया लीनियर का मतलब। अब आप देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या दिया जाएगा, आपको 3 से 4 लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी। 3 से 4, अभी मैं रैंडम लिख के दिखा रही हूँ फिर एक क्वेश्चन उठाती हूँ। जैसे एक और दे दी मैंने, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 10, और एक और दे दी 10x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल्स टू 20। मैक्सिमम तो देखो 3 वाला ही आएगा क्योंकि कोर्स बहुत लंबा चौड़ा है, क्वेश्चंस पूरे आते हैं प्रॉपर सबके, तो 3 3 वाले ही आए हुए हैं। और हम एग्जाम के पेपर देखेंगे तो चेक कर लेंगे, और बुक के ही आए हुए हैं सारे। आपको करना क्या है, कैसे सॉल्व होती है, हमें क्या निकालना है बेसिकली, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये वैल्यू ऐसी निकलती है कि आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई होगी। मतलब अगर मैं वो एक्स वाई जेड यहाँ पुट करूंगी तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका नंबर आएगा 9, इसका नंबर आएगा 10 एंड इसका नंबर आएगा 20। वैलिड इक्वेशन फॉर्म्स दी जाती हैं, ठीक है, लॉजिकल दी जाती हैं। तो बेसिकली हमको वो सब वेरीफाई एंड ऑल नहीं करना है, मैं बस बता रही हूँ कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। उसको निकालने के लिए यहाँ पर वी विल यूज द मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या करता है कि आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, तो आप 3 रोज और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स बनाओगे। कैसे कि आप पहला कॉलम लोगे ये वाली वैल्यूज का 2 1 10, दूसरा होगा 3 2 4 एंड तीसरा होगा 1 3 9। इसके साथ में हम लिख देंगे एक्स वाई जेड, और इसके इक्वल टू में हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आरएचएस वैल्यूज को लिख देंगे। पहला एक्चुअल फॉर्मेट तो है इसका ये। यहाँ तक की बात समझ में आई।
यस मैम। देखो, एलिमेंट्री रो मेथड हमें इस पे फॉलो करना है। एलिमेंट्री रो मेथड बेसिकली हमें क्यों फॉलो करना है कि अभी तो हर्ष आपको मैथ्स कर रहे हो, आशुतोष आपको आती होगी पहले से, तो हमें क्या करना होता है इसमें कि ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0 करने होते हैं, शुड बी 0 करने होते हैं। अब डायगोनल क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स का? 4 आ गया इसकी, ये डायगोनल है ना? तो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स में कौन कौन से आए? या तो ये वाला ट्राइंगुलर पोजीशन आया या ये वाला आया, तो आप इनमें से कोई एक को क्या करेंगे? ये कहलाता है लोअर ट्राइंगुलर वैल्यूज और ये हो गई मेरी अपर ट्राइंगुलर वैल्यूज, अपर ट्राइंगल वैल्यूज। इनमें से किसी एक को आपने 0 बनाना है। ये 0 बनाने से क्या होगा? ये 0 बनाने से ऐसा होगा कि ये जो हमने मैट्रिक्स लिखा है ना, थोड़ा मैं अभी इसको यहीं पे बता रही हूँ, फिर दोबारा से प्रॉपर क्वेश्चंस कराऊंगी तब करूंगी। देखो 2 3 1 1 2 3 10 4 9, तो ये बेसिकली मेरा होता है x, ये y और ये z। ठीक है, ये वाली जो देगी मेरे को इक्वेशन, ये मेरे को x की वैल्यू देगी, ये मेरे को y के लिए देगी और ये मेरे को z के लिए देगी। तो अगर मैंने इसका लोअर ट्राइंगुलर पार्ट को 0 कर दिया, ऊपर क्या बचा? 2 3 1 2 3 और 9, और जब मैं इसको वापस लीनियर फॉर्म में लिखूंगी तो यहाँ से लास्ट से मेरे को सबसे पहले क्या मिल जाएगी? z की वैल्यू, z इक्वल्स टू 9 मिल जाएगा। ठीक है, देखो शॉर्ट में मैं पहले तोड़ तोड़ के आपको ब्रीफ दे रही हूँ, फिर मैं जब क्लब करूंगी तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर मुझे ये लीनियर इक्वेशन लिखनी हो तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड। ठीक है, और इक्वल्स टू जो भी आ जाए। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? अभी इक्वल्स टू तो लेंगे नहीं क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाला फॉर्मेट है, तो ये क्या हो गया? 2x 3y 1z। जब मैं दूसरी लिखूंगी तो x मेरा 0, फिर 2y प्लस 3z, और जब मैं तीसरी लिखूंगी तो 0 प्लस 0 प्लस 9, और क्या हो गया मेरा? ये बेसिकली 9z दिखाई दे रहा है मेरे को, है ना? जब हम सॉल्व कर लेते हैं और इस तरह के फॉर्मेट को लिखते हैं तो हम ये मान लेते हैं ये मेरा क्या हो गया? 9 इक्वल्स टू z, यानी कि z की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू को ऊपर वाली में रखूंगी तो मेरे पास y आ जाएगा, और y और z आने के बाद में इससे ऊपर वाली में रखूंगी तो मेरे को मेरा x भी मिल जाएगा। तो पहला काम आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को मॉडिफाई करना है यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। वो क्या होते हैं वो मैं अभी बता रही हूँ, जिससे कि मेरे ये तीनों एलिमेंट 0 हो जाए। फोकस ऑन लोअर ट्राइंगुलर पार्ट ओनली। उससे क्या होगा? फिर ये इक्वेशन से हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी तो मैं इसको और ऊपर पुट करूंगी तो y की वैल्यू आ जाएगी, और इसको फिर पीछे और ऊपर जाके मैं x की वैल्यू को निकाल सकती हूँ एंड मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले एक करके देखते हैं, तब मैं पूछूंगी समझ में आया कि नहीं। ये इस तरह से आपको लीनियर अलजेब्रिक प्रॉब्लम गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी है। तो देखिए एक करके जरा इसको कैसे आपको क्वेश्चन आएगा। सिंपल एग्जांपल 4 को लेते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस कौन सी? x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 3, 4x1 3x2 प्लस 4x3
is equals to 8, 9x1, 3x2 and 4x3 is equals to 7 using the Gauss elimination method. तो अब आप इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए कि इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्मेट यहाँ पर कैसे चलेगा कि आपको एलिमेंट्स लिखने हैं 1 4 9 x1 के लिए हो गए, फिर 1 3 3 x2 के हो गए बीच वाले, और फिर 1 4 4 आपके हो गए x3 के। और यहाँ पर आप एक लाइन खींच के साथ साथ आप इसकी RHS वैल्यूज को लिख लेंगे। RHS वैल्यू साथ में चलेंगी, क्यों चलेंगी? क्योंकि जब मैं इसको मॉडिफाई करूंगी लास्ट में तो वो मेरी वैल्यूज एक्चुअल x1 x2 x3 की मिलेंगी। ये फॉर्मेट है लिखने का, ठीक है। अब क्या करूं? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या कहता है? अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि आप रोज में से रोज को सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, जो मर्जी करो। क्यों करो? कि मेरे ये तीनों वैल्यूज 0 आ जाएं, बस। अब ये तीनों वैल्यू 0 आ जाएं, उसके लिए आपको फोकस रखना होगा कि किसको किससे चेंज करूं और माइनस करूं कि मेरे क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो 1 बाय 1 काम करते हैं। देखो मैं अभी आपको यहाँ पर ही लिख के बता रही हूँ कैसे करना है। जैसे ये मेरी फर्स्ट रो में है 1 1 1, फिर है 4 3 4, फिर है 9 3 4 और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग RHS वैल्यूज ये थी। तो आप क्या करोगे कि ये मेरे पास जो मैट्रिक्स दिया जाएगा, जो आपको इक्वेशन दी जाएंगी वो लॉजिकल दी जाएंगी जिससे आप इजीली सॉल्व कर लो। तो अगर मैं रो 1 को, ये मेरी रो 1 है, ये 2 है और ये 3 है, मैं रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ अगर, तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगी? 4 4 4 बन जाएगी, ठीक है। ये बन गई रो 1, अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो। अब इसको मैं R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, R2 में से सब्ट्रैक्ट करके नई R2 बना लेती हूँ। तो नई R2 मतलब क्यों बनानी है मुझको नई R2? क्योंकि मुझको इसको 0 करना है। अब इसको 0 कैसे करूंगी मैं कि कहीं से मुझे 4 मिल जाए, जो 4 में से 4 घटा दूं। तो मैंने क्या करा, रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो अलग बात है कि बाकी के पूरे कॉलम्स भी मल्टीप्लाई होंगे, बट फोकस ऑन दिस एलिमेंट। तो दिस एलिमेंट के लिए मुझको इस एलिमेंट की हेल्प चाहिए, और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके और 4 से घटा दिया। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसके स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। इसके पॉइंट्स होते हैं कि या तो आप किसी रो को किसी रो से इंटरचेंज कर दो, या आप क्या करो उसको रिप्लेस कर दो, या आप क्या कर दो इसकी स्केलिंग कर दो। तो स्केलिंग किसको कहते हैं? जब मैंने ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाया तो स्केलिंग हो गई, ठीक है। रिप्लेसिंग कैसे हो गई कि अब मैं R2 को बना दूंगी R2 माइनस 4R1। तो R2 को नई R2 बनाने के लिए किससे रिप्लेस किया कि इसके एलिमेंट्स थे 4 3 4, और R1 में मैंने 4 को मल्टीप्लाई करके बनाया तो बन गया 4 4 4। अब माइनस किया तो क्या बन गया? ये 0 हो गया, ये माइनस का 1, और ये भी 0 हो गया। और जो इसकी RHS वैल्यू है वो क्या होगी? 4 3 12। RHS वैल्यू R1 की हो जाएगी 12, R1 की हो जाएगी 12, और R2 क्या है ऑलरेडी मेरा 8।
तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो जो मेरा नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा? अब नया मैट्रिक्स विल बी 1 तो सेम रहेगा, रो 2 में या 0 हो गया या -1 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, और इसका 3 रहेगा, नया वैल्यू -4 हो गया, और रो 3 की वैल्यू यही रह जाएगी। तो मेरे को क्या मिला? एक 0 मिल गया। अब किससे फोकस होना है? इस पे और इस पे। यहाँ तक की बात समझ में आई? बोलो। यस मैम, आ गई। मैम ये कॉलम वाला एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, कॉलम वाला कौन सा? ये जो 387 को आपने 3 - 4 7 करा ना, 387 को ये, जी जी हाँ, ये देखो, जैसे मेरा रो 1 तो सेम रह गया ना, ये वाला, इसमें तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो वो सेम लिख दिया। नीचे रो 3 मेरा सेम था, सेम लिख दिया। और अच्छा, जो आपने मैंने इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस हाँ करा है। हाँ हाँ, आरएचएस वैल्यू ये देखो, ये दिखाई ना मैंने, ये देखो, ये रही आरएचएस ठीक में। है। रो 2 में क्या था? रो 2 के तो आज ही था ना, तो रो 2 पहले ऊपर लिखिए, इसका आज ही हो गया। और रो 1 में क्या था? 3 था, तो 4 दिया 12, तो रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी आरएचएस वैल्यू भी मैंने मल्टीप्लाई की और फिर माइनस किया, तो ये माइनस का 4 आ गया। ठीक है मैम। ठीक है। अब फोकस क्या है मेरा? मैं भी इसको दोबारा रिपीट कराऊंगी। 9 3 4, अब मुझको किसको 0 करना है? 9 को और 3 को। तो जैसे मैंने R2 को करा है, ऐसे ही मैं R3 के लिए R1 का यूज कर सकती हूँ। तो पहले स्टेप में मैंने R2 को चेंज करा, और अब मैं अगले स्टेप में यही काम मैं R3 के साथ कर देती हूँ। क्या कर दूं कि अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, फिर अगले स्टेप पे करूंगी। R3 को क्या कर दूं कि इसके में से 9R1 को माइनस कर दूं। मतलब अब मैं R1 को 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देती हूँ। R1 पे कोई असर नहीं जाएगा, R1 वही रहेगी, उसका यूज कर लिया मैंने बस। इसको रो ऑपरेशंस कहते हैं, कि रोज को आपस में करके आप क्या करो, अपना मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ, जिसमें ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स मेरे 0 हो जाए। तो यही काम जो मैंने रो 2 के साथ करा, अब मैं अगर रो 3 के साथ करती हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा कि पहले रो 3 लिख लो, क्या है वो? 9 3 4, और आरएचएस वैल्यू क्या है? 7। अब मैं 9 टाइम्स रो 1 करती हूँ, हो गया? 9 टाइम्स रो 1 करती हूँ, तो क्या बन जाएगा? 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड 27। अब माइनस करना है मुझको, तो क्या हो जाएगा? ये 0, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 6, माइनस का 5 और माइनस का 20। तो अब मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी कि पहली रो तो सेम 1 1 1, उसकी आरएचएस भी सेम 3। सेकंड रो मेरी डिडक्ट हो चुकी है ये, और थर्ड रो अब क्या हो गई मेरी बदल के? 0, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 20। देखो आ रहा है? अब क्या बचा है? अब मेरे पास ये बचा है, इसको मुझे 0 करना है। अब देखो मैं किसका यूज कर सकती हूँ, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, तो मेरे पास R2 में ये दोनों ही 0 है, तो इसको मैं कुछ भी छेड़ूंगी तो इन पे फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ में ऐड कर देती हूँ ना, सॉरी माइनस कर देती हूँ, तो मेरा ये क्या हो जाएगा? 6 से 6 कट जाएगा। तो अब देखो तीसरा चेंज क्या लाऊंगी मैं? तीसरा चेंज लाती हूँ मैं, ग्रीन पेन से कर देती हूँ कि मैं क्या करूँ, R3 को बना देती हूँ अब इसमें से 6 टाइम्स R2 को माइनस कर देती हूँ, तो देखो क्या असर आएगा। R3 मेरी लिख लो पहले, 0, माइनस का 6,
माइनस का 5 और माइनस का 20। अब इसमें क्या करूं, 6 टाइम्स R2 क्या करूं, माइनस करूं। तो यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये तो खुद ही 0 है, ये भी 0 ही है इसका। यहाँ पर क्या पड़ेगा, माइनस का क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 10। अभी माइनस दोबारा जब लगाऊंगी तो नीचे लगाऊंगी, फिर देखना प्लस हो जाएगा और वो उसको माइनस कर देगा। और थर्ड वैल्यू क्या है, इसकी तो 5 है, इसकी तो 0 है, 2 की 0 ही रहेगी। और ये क्या हो गई, 6 चौक 24, ये माइनस का 24 हो गया। और मेरे को क्या करना है, इसको माइनस, तो ये दोनों माइनस और माइनस करके प्लस होके ये कट जाएगा, तो ये आ गया 0। और ये -5 -0, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये माइनस और ये माइनस को लेके प्लस का 24 माइनस का 20, ये मुझको दे देगा 4। तो नया वैल्यू मेरा क्या बन जाएगा, 1113। ये तो हमने कुछ चेंज करा ही नहीं रो वन में, ये 0 हो गया, ये -1, ये 0, ये माइनस का 4। अब फाइनल रो 3 क्या आ गई, ये आ गई 0 0 माइनस का 5 और यहाँ क्या आ गया 4। अब आप देखो कि जो आपका डायगोनल पे है वो ये है, और ऑफ द डायगोनल आपने 0 बनाइए। अब ये बन गए, ठीक है। अभी यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, फिर दोबारा करा रही हूँ ये क्वेश्चन। ये बन गए, अब ये कैसे निकला देखो, ये क्या है थर्ड लाइन में, ये थर्ड कॉलम किसका है, ये x3 का है, ये x1 का है, ये x2 का है, ये x3 का है। और ये इनकी क्या है, ये RHS वैल्यूज हैं। तो इनको लिखेंगे कैसे, इनको लिखेंगे हम इस तरह से कि अब रिस्टोर करो इसको, जो हमने फॉर्मेट बनाया था ये वाला, कौन से वाला, अच्छा वो पिछले पेज पे लिखवाया था। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखो, 1 0 0 1 -1 0 1 0 माइनस का 5, ये बंद कर दो। और यहाँ लिख दो x1 x2 x3 इक्वल्स टू, जो इसकी माइनस, ये -4 और 4, ये वैल्यूज, ठीक है। अब ये देखो कि मुझको क्या मिल रहा है, क्या मिला ये मिला मुझको -5x3 इज इक्वल्स टू 4, जिससे मुझको मिल गई मेरे x3 की वैल्यू 4/5 हो जाएगा, माइनस भी राइट साइड में चला जाएगा, तो -4/5 मेरी x3। हर क्वेश्चन में जैसे ही आप डायगोनल ऑफ द डायगोनल लोअर ट्राइंगल को 0 करोगे, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब ये मिलने से क्या हुआ, बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन में अगर मैं पीछे जाती हूँ तो वहां पर मेरे को x3 की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां x3 वाला पार्ट ही 0 है, वहां मुझको डायरेक्टली x2 मिल जाएगा। फिर ये मिल गया, तो सेकंड जब मैं जाऊंगी पीछे तो वहां पर मुझको x2 डायरेक्टली क्या मिलेगा, x2 की वैल्यू ये है माइनस का x2 इज इक्वल्स टू माइनस का 4, मतलब कि x2 इज इक्वल्स टू 4, ये डायरेक्ट मिल गया। अब ये दोनों को मैं यहाँ पुट करूंगी तो मुझको क्या मिल जाएगा, मेरा x1 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पर क्या है, x1 की वैल्यू 1 है, साथ में ये x2 है, ये x3 है, तो ये कैसे बनेगी इक्वेशन, ये हो गई x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 3। तो x1 रखो यहीं पर, x2 की वैल्यू 4 हो गई, x3 की वैल्यू क्या है -4/5 हो गई, इक्वल्स टू 3। इससे मेरी x1 निकल आएगी। इन दोनों को राइट साइड में ले जाके सब्ट्रैक्ट करके x1 की वैल्यू निकल आएगी, जो कि आ रही है -1/5। बस ये यहीं पर स्टॉप कर देना, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ।
बोलो, आया समझ? मैम आ जी मैम गया। आ गया। ठीक है, तो आपको जो ये रफ वर्क है, ये जो है ना, ये यहाँ नहीं करना है, ये रफ वर्क है। ये रफ वर्क क्या है, ये आपको साइड में करना है। ये जितना भी कैलकुलेशंस है ना, आपने सिर्फ मतलब ये लाइन तो लिखनी है, लाइन लिख के सीधा मैट्रिक्स लिखना है। ये सारा ये मैंने आपको करके दिखाया है, ये सब जो ये सब आपको साइड में करना है। तो फाइनली आपको कैसे काम करना है वो देख लो, 5 मिनट लगेगी जरा। देखो, आपके पास इक्वेशंस दी गई होंगी, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया होगा, x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 3, फिर 4x1 प्लस, जैसे आपकी बुक में है ना, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, इज इक्वल्स टू 8, और 9x1 3x2 एंड 4x3 इज इक्वल्स टू 7। ये आ गया। गॉस एलिमिनेशन मेथड तो यूज करना है, लेकिन पहली बार में आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, सॉल्यूशन में मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है जिसमें x1 x2 x3 मेंशन नहीं करने हैं। करनी है तो आप कर भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप इसको पहले ऐसे लिख के दिखा दो। ऐसे, नाउ सॉल्विंग बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसमें अब आप क्या करो, 149 133 144, और ये यहाँ पर ऐसे बंद ना करके इसी के साथ में लाइन मैम डालो स्क्रीन नहीं शो हो कि रही, क्यों चेंज नहीं हुई ना मैं तो कि आपने कुछ। अब नहीं, हुई अब। अब देख, अच्छा मैंने कुछ नहीं किया। देखो, ऐसे किया। अब क्या लिखोगे, सॉल्विंग बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, और इसको इस फॉर्मेट में लिख लोगे। बीच में से x1 x2 x3 जब लिखा तो ये अलग लिखा, ये अलग लिखा, ये अलग लिखा। जब सॉल्व करने लगी तो मैंने यहाँ बीच में लाइन डाल के बस RHS की वैल्यूज लिख ली। अब क्या लिखोगे, फर्स्ट स्टेप करोगे, और एलिमेंट्री रो गॉस एलिमिनेशन मेथड तो आपने लिख ही दिया, तो सीधा ही लिख दोगे, सब्ट्रैक्टिंग 4 टाइम्स R1 फ्रॉम R2। ठीक है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, R2 को हमने क्या बनाना है, R2 को बनाना है R2 माइनस 4 टाइम्स R1। अब इसको आप क्या करोगे, साइड में अपने सॉल्व करोगे खुद से। खुद से मतलब कि आई मीन टू से कि रफ वर्क में साइड में यहाँ पर सीधा मैट्रिक्स लिखोगे जो नया वाला जनरेट होके आएगा, जैसे आपकी बुक में सीधा ही मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो, ये सॉल्व होके नई वैल्यूज जो आई वो ये आ गई, ये -4 से। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखोगे, अब क्या सॉल्व करना है, R3 के लिए। तो R3 के लिए मुझे जब सॉल्व करना है तो आप क्या लिख दोगे उसको, R3 के लिए लिख दोगे इसको अब सेकेंड स्टेप में। R3 को मैं बनाऊंगी क्या, कि R3 माइनस 9 टाइम्स R1। फिर आप राइट साइड में थोड़ा साइड में सॉल्व करना, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो यहाँ पर फेयर में लिखना। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही थी कि ये सब आपको अपनी आंसर शीट्स में लिख के मैनेज करना है कि वहां पर किस तरह। एक सेकेंड, आपका, हाँ देखो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये देखो, ये जो है ना, ये अब आपका नया मैट्रिक्स मेरा क्या बन गया था, -6 -5, और यहाँ पर आया था मेरा -20। ये किया। फिर आप थर्ड स्टेप लिखोगे, और आप कई बार क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी दोनों स्टेप को एक साथ
मेंशन कर सकते हो, पर वहां पर आप गलती ना करो, तो स्टेप बाय स्टेप ही रहने देना इसको। फिर अब मेरे को एक बार और क्या करना है, R3 के लिए ये वाला भी 0 बनाना है ना, तो R3 में से मैंने एक बार फिर से क्या करा, अब R3 माइनस 6 टाइम्स R1 कर दिया। तो वो जब मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आया, 1 1 1 0 -1 0 0 0 और माइनस का 5, और इसकी RHS वैल्यूज आई 3 -4 और 4, ये कर दीजिए। ये आने के बाद आपको क्या करना है, अब ये लिखोगे रीराइटिंग द लीनियर इक्वेशंस। तो आप डायरेक्टली पहले लीनियर इक्वेशंस लिख लो, ठीक है, पहले ये फॉर्मेट दिखा दो। ओ, ऐसे नहीं, एक सेकंड, वो वाला जो स्टार्टिंग वाला था, हाँ मैं बंद करती हूँ। x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 3 -4 4, ऐसे। अब क्या करो, इक्वेशंस लिख दो, पहले वाली लिखो, पहले क्या बन रही है, x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 3, फिर दूसरी क्या बन रही है, दूसरी बन रही है -x2 इज इक्वल्स टू -4, और तीसरी क्या बन रही है, तीसरी बन रही है -x3 इज इक्वल्स टू, सॉरी -5x3, -5x3, ये 5 है ना, ये 1 है, -5x3 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से वैल्यूज निकाल दो, कैसे निकालेंगे, यहाँ से मुझको मिल रहा है x3 इज इक्वल्स टू -4/5, ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, x2 इज इक्वल्स टू 4। अब पुटिंग इन 1, आपको x1 +4 -4/5 इज इक्वल्स टू 3। सॉल्व करोगे तो आपको x1 की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। कहीं साइन कुछ गड़बड़ हुआ है क्या मेरा, नहीं, ठीक है, कर लोगे, ये आंसर है, ये आपका क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में। एक सेकेंड, हाँ जी, समझ गए, समझ गए आशुतोष। जी मैम यस समझ मैम गए। समझ गए। हाँ, तो मैंने आपको पूरा ओपन करके एक्सप्लेन करके करा दिया। ये वाला जो है ना, इसमें से मैं बताऊं आपको, तो एक सेकेंड के लिए जरा, ये आपका जून 22 में डिफरेंस आया हुआ है, मैं बता देती हूँ 2 मिनट लगा के। जून 22 में क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट तो आया है आपका यूनिट 0 से, कन्वर्जन वाला 6 नंबर में, और इसी का बी पार्ट में आपको आया है कंपेयर करना डिफरेंस थ्योरी में। कंपेयर क्या, डायरेक्ट एंड आइटरेटिव को। मैरिज एंड डीमेरिज, और इसमें कह रहा है कि एक नाम बताओ इनके मेथड का, तो डायरेक्ट में क्या यूज करते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड, और आइटरेटिव में क्या यूज करते हैं, गॉस जकोबी एंड गॉस सीडल मेथड। ये क्वेश्चंस पढ़ना आप, ये 6 नंबर में, तो 12 नंबर का देखो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर 12 नंबर में, एक पार्ट ए नंबर 6 नंबर, एक 6 का, एक 6 का, और फिर इसका आया हुआ है नेक्स्ट यूनिट से 8 नंबर का, वो तभी बताऊंगी। इसमें से प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी का एक पार्ट आया हुआ है, जो मैंने अभी बताया आपको 6 नंबर में। जून 22 में इसका, अच्छा ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है, गुड। इसी जून 22 में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कंपल्सरी में ही आया हुआ है, ये आपका गॉस एलिमिनेशन 6 नंबर में, 6 मार्क्स में, जो सेंड कर देती हूँ साथ साथ।
मेरे को ये हो रहा है कि आप लोग को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा जितना जितना मैं बता सकूं ये देखो। और इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगी, तो बी पार्ट सेम इसी के आगे बी पार्ट दिया हुआ है गॉस सीडल मेथड से। अब आप ये देखो, और इसका सी पार्ट जो है ना बाइसेक्शन मेथड, वो नेक्स्ट यूनिट का है। अब इससे आप हिसाब लगाओ, इसी वाली ब्लॉक से कितने नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है? 6 नंबर का एलिमिनेशन पूछ लिया, 6 नंबर का सीडल पूछ लिया, और फिर 6 नंबर का सी पार्ट जो दिखा रहा है, ये 6 6 12 3 और सॉरी 6 18, ये तो हो गया आपका अगले का। और फिर ये अभी जो मैंने बताया 18 और 12 कितना हो गया? 30 नंबर, 30 नंबर। और इसी का ही एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो भी नेक्स्ट यूनिट का ही है, आइटरेटिव मेथड फाइंडिंग क्यूएथ रूट ऑफ द पॉजिटिव नंबर, सीबीसी का ये है 38 मार्क्स का। 38 मार्क्स का इस ब्लॉक से है। नहीं 38 नहीं भाई, ये 3 + 3 + 6 7 नंबर ये भी है, 45 मार्क्स, ये भी इसी का ही है। 40 से 45 नंबर का पेपर आएगा इस वाले से। अभी हमने कितने कवर करे हैं? एक तो वो वाला कर लिया हमने 6 6 12 वाला, एक इसमें, और एक थ्योरी कर ली, और ये कर लिया, और एक ही 6 नंबर का ये कर लिया। फिर आपके पास दिसंबर 22 में सेम क्वेश्चन ये वाला रिपीट हुआ है गॉस एलिमिनेशन में, बस डिजिट चेंज है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिसंबर 22 में भी पहला ही क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन मेथड आया हुआ है। इसकी ये देखो, ये दे रखी है ऐसे, 8x2 2x3 इज इक्वल्स टू 14, x1 + 6x2 - x3 इज इक्वल्स टू 13, और 2x1 - x2 + 2x3 इज इक्वल्स टू 5, 6 नंबर में आया हुआ है गॉस एलिमिनेशन से। देखो क्या करोगे, 2 1 2 8 6 -1 2 -1 2, ठीक है, और साथ में क्या है, ये 14 13 और 5। किसको 0 बनाना है? लोअर ट्राइंगल को। ये देखो, ठीक है। अब इसमें जो है ना एक पॉइंट है, जो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, पाइवेटल मेथड जो मैं कह रही थी, पाइवेटल या क्या था उसका नाम, इंटरचेंज मेथड, रो इंटरचेंज। अब यहाँ पर देखो, ये जो मेरी रो 1 में होती थी ना, जहाँ पर 1 हुआ है मेरा, ये मेरा बीच में दे दिया रो 2 में, इसी को इंटरचेंज मेथड से सॉल्व करता है वो, तो आसान हो जाता है। क्या करता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर देता है। इंटरचेंज करके क्या हुआ कि मेरे पास नीचे 2 आ गया और ऊपर 1 चला गया। उसका फायदा ये होगा कि फिर मैं R2 को क्या बनाऊंगी कि मैं R2 में से ट्वाइस R1 करके माइनस करूंगी, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा। आप इसे अभी भी कर सकते हो। क्या करोगे, अब इसी अभी भी करूंगी तो मेरे को R2 को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो वैलिड सिस्टम नहीं बताता है। रो इंटरचेंज में आप जब जिसको जिसमें से माइनस कर रहे हो ना, तो उस रो को खुद से नहीं चेंज करते। अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके R1 से माइनस करूंगी, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जो एलिमिनेशन आप का एक R2 को R3 से भी तो माइनस कर सकते हो, तब भी तो 0 आ जाएगा। R2 को, जब आपने इसको इंटरचेंज करा है, तो हाँ, इंटरचेंज करने के बाद आप R2 को या R3 से R2 को माइनस कर दीजिए, तब भी 0 आ जाएगा। मैंने जब इंटरचेंज करा तो क्या बना मेरा, 1 6 -1 2 8 2 2 -1 2 ऐसे आ जाएगा,
ठीक है। तो पहला स्टेप में इंटरचेंज कर दिया आपने और दूसरे स्टेप में माइनस कर दिया, तो बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। और यही काम फिर R3 के लिए करोगे, क्योंकि मेरे को ये वाला 0 चाहिए, तो एक बार वो आप R2 के साथ में माइनस कर दो R3 को, और यही काम फिर आप R3 को दिखा दो कि मैंने इसमें से इसको माइनस करा, तो ये और ये दोनों आपके 0 आ जाएंगे। फिर आपको इसको देखना पड़ेगा ये उस समय में क्या वैल्यू देता है और कहाँ लाई करता है, इसको 0 बनाने के लिए क्या वैलिड है वो आप कर लेना, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा मकसद है इन तीनों को 0 बनाना। आप इसको बिना इंटरचेंज किए भी 0 बना सकते हो। हम लोग एक ही को तो 0 बना पाएंगे एक बार में, दूसरी बार में कहाँ R3 को कैसे 0 बना देंगे? तो यही तो मैं कह रही हूँ कि एक बार में आपने जब इसको 0 बना दिया R3 के लिए, तो मैंने यही लाइन बोली है डियर कि फिर आप यही काम R3 के लिए करना। तो वो अच्छा सॉरी, वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर उसको जी जी, R1 यही से तो कह रहे हैं। करना पड़ेगा। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, एक बार में एक को 0 बना चुके होंगे ना, ये तो उसके इसमें फिर 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, गुड। अब ये तो 0 हो गया ऑलरेडी, तो अब इसको करने के लिए क्या करोगे, फिर इसको R2 से करना पड़ेगा। ठीक है ठीक, ठीक है, समझ गए? जी मैम। हाँ, तो ये आप उस समय में जज कर लेना किसको किससे करना है। तो आप ये 6 नंबर का कंपलसरी में आया हुआ है, और इसी का जस्ट बी पार्ट देखो, इन्होंने आपको गॉस सीडल कर दिया हुआ है। मैं एक मिनट फोटो दे देती हूँ। और थर्ड पार्ट इसका नेक्स्ट यूनिट का आया हुआ है, जो आपको रूट्स बनाने। तो 6 6 12 18 नंबर आपके एबीसी पार्ट में ही कवर हो गए, और जबकि कंपलसरी पार्ट दिया हुआ है, तो फिर आपको चॉइस भी नहीं है, आपको ये वाले मेथड्स प्रैक्टिस करने ही करने हैं। ये देखो मैं सेंड कर रही हूँ, ये है December 22, इसका जो वो है वो भी December 22 का मैं लिख देती हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि इसका एक ये देखो, इसका जो बी और सी पार्ट है, सी पार्ट नेक्स्ट यूनिट का है, और डी पार्ट आपका ऑपरेटर्स एंड ऑल है, वो आप पेपर देख लेना। फिर हम डी ई एफ हम लोग कर चुके हैं, बेसल्स आया हुआ है, लैग्रेंजेस आया हुआ है इसी में, ठीक है। इसके आगे का काफी कुछ कर चुके हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट में जैकोबी आइटरेटिव मेथड को पूछा हुआ है, 7 नंबर में आया जैकोबी आइटरेटिव मेथड। तो कितने हो गए देखो, 6 6 12 18 24 और एक 25 में आ जाएगा। फिर ये मैंने सेंड कर दिया, आपको नहीं करा? अच्छा सेंड ही नहीं करा मैंने, खींच के ये देखो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन भी आया हुआ है। अच्छा ठीक है, 40 नंबर तक कम से कम आया है, देखो ये बहुत ज्यादा आया हुआ है। एक मिनट में आपको काउंट करके बताती हूँ कितने हो गए मार्क्स, इसी ब्लॉक के बता रही हूँ मैं। देखो 6 और 6 12 6 18, और 18 के बाद इन्होंने एक्यूरेसी प्रिसीशन पूछ लिया 24, 24 के बाद 7 नंबर का गॉस जैकोबी पूछा हुआ है, और साथ में फिर 7 नंबर का नेक्स्ट वाले यूनिट का सीकेंट मेथड पूछा हुआ है। 24 और 14 कितने हो गए, 24 और 14 4 4 8 38 नंबर हो गए। वो 40 नंबर तक का इस वाले ब्लॉक से आया हुआ है, आप समझो। और देखो स्टार्टिंग में ही आपके 18 20 नंबर तो कंपलसरी नहीं चले गए। दिसंबर 23 में सेम, दिसंबर 23 में, दिसंबर 23 सेंड कर रही हूँ। कल ही है हमारी तो क्लास, कल ही कराऊंगी, जैकोबी सीडल मेथड कराऊंगी कल। ये देखो दिसंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी बोलता है, तो उसके पहले 3 पार्ट आपके इसी ब्लॉक के हैं। फर्स्ट ब्लॉक आप लोग कर चुके हो, है ना? ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, फर्स्ट पार्ट आप लोग अभी एलिमिनेशन मेथड कर चुके हो 6 नंबर का। कल मैं सीडल आइटरेटिव दोनों बता दूंगी, ठीक है।
और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये वाला रेगुलर फॉल्सी वाला करा दूंगी, जो ये सारे आएंगे। फिर 4 नंबर का टेलर सीरीज भी आया हुआ है इसी ब्लॉक का। और ये जो सीकेंट मेथड आया है आपको, ये 2 बार दिया हुआ है इस पेपर में, देखो। नहीं, सीकेंट नहीं, इस यूनिट का, एक सेकेंड, कहाँ गई पेंसिल मेरी। इसमें तो रेगुलर पॉलिसी दिया है 6 नंबर में, और इसी नेक्स्ट यूनिट में से 14 नंबर का दे रखा है इसी पेपर में। 2 क्वेश्चन दे दिए नेक्स्ट यूनिट में से। ये देखो, इसका जो ये है ना, सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपका ब्लॉक 3 यूनिट 3 का क्वेश्चन है, सीकेंट मेथड। मैं लिख के दे रही हूँ आपको, सेंड कर रही हूँ, दिसंबर 23। मतलब कि अगली यूनिट में से 14-15 नंबर का दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन दे दिए। नहीं नहीं बात, ये अगला भी इसी का ही है। एक सेकेंड, ब्लॉक 3 यूनिट 3, ये न्यूटन रैप्सन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, नीचे सबसे नीचे, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, न्यूटन रैप्सन स्कीम की जो रूट निकालना है, ये 8 नंबर में है, ये भी इसी का ही है। तो ये हो गए 8, 8 और 8 16, 16 और 6, 16 और 6 कितना हो गया। एक सेकेंड, ये मैं सेंड कर रही हूँ। ये देखो ऊपर की 2 लाइनें इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रही हैं, ये 8 नंबर में आया हुआ है। तो 22 नंबर का, अगली यूनिट से 22 नंबर का क्वेश्चन दे दिया है, बताओ। दिसंबर 23, लास्ट दिसंबर में आपका, अब दिसंबर अटेम्प्ट ही है, तो जरा इसको अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, कर लोगे। यस मैम। मैं देखो अभी तो एलिमिनेशन ही कराया आपको मैंने, पर इसको करो। कल मैं आपको सीधे आइटरेटिव करा दूंगी, और उससे अगली 2 क्लासेस में आपका नेक्स्ट यूनिट भी हो जाएगा। तो 30-40 नंबर का जो भी आ रहा है आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, तो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो ऑपरेशंस वाला मैं कह रही हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट एंड ऑल के, वो मैं बाद में कराऊंगी। वो कभी कभी आए हुए क्वेश्चन है ऑपरेशंस वाले। ये जो फिक्स पार्ट है, जो आ ही रहे हैं बार बार 40 नंबर तक का, इसको हम अटेम्प्ट कर लेंगे पहले, फिर प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ठीक है, बंद करो क्लास, कर लोगे प्रैक्टिस। ओके मैम, यस मैम। ठीक है, मैम, ठीक है, थैंक कल यू।